कल यानी 24 सितंबर को दिन दहाड़े लेह लद्दाख में कुछ गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, सीआरपीएफ की गाड़ी को आग लगा दी और यहां तक कि बीजेपी का दफ्तर और वहां का हिल काउंसिल भी जला दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस हिंसापूर्ण प्रदर्शन के पीछे कथित क्लाइमेट एक्टिविस्ट 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू, मेरा मतलब सोनम वांगचुक और कुछ कांग्रेस काउंसिलर्स का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ 2 हफ्तों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे। यह हड़ताल लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर किया जा रहा था। यहाँ जो एक चिंतापूर्ण बात हमें देखने को मिली वो ये थी कि लद्दाख में वांगचुक के प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसक प्रदर्शन करने के बाद उसने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने क्या बोला वो आप यहां जरा सुनिए। युवा पीढ़ी का बड़ा था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। सुना आप लोगों ने कैसे एक हिंसक प्रदर्शन को बड़े कैजुअली अरब स्प्रिंग स्टाइल एक जेन ज़ी रेवोल्यूशन करार कर दिया गया। मतलब कांग्रेस से लेकर उनके फ्रेंडली पत्तलकारों और अब ये कथित एक्टिविस्ट भी जेन ज़ी वाली सेम स्क्रिप्ट हर जगह चेप रहे हैं। अब आप यहाँ इस कांग्रेस काउंसलर फुनसोक स्टांजिन सेपाक का ही कनेक्शन देख लीजिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सेपाक खुद उस हिंसक भीड़ में मौजूद थे और लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे थे। इसी आधार पर कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई की है, जो बिना अनुमति 5 और उससे ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगाती है। सेपाक के भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच हो रही है कि कहीं वे हिंसा भड़काने या सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। गौरतलब है कि यह पहला विवाद नहीं है। 2020 में भी सेपाक अश्लील फर्जी प्रोफाइल बनाने और महिला का नंबर फैलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। बाकी इसकी एक तस्वीर राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान कैप्शन के साथ भी ऑनलाइन सर्कुलेट की जा रही है। फिलहाल पुलिस वीडियो और ऑडियो सबूतों की जांच कर रही है ताकि तय हो सके कि यह हिंसा अचानक भड़की या सुनियोजित थी। इसके अलावा एक और कांग्रेस काउंसलर स्मल्ला डॉर्जे नॉर्बू का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें वो ओपनली एडमिनिस्ट्रेशन को चुनौती दे रहा है कि सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती भी प्रदर्शनकारियों को भाजपा लद्दाख कार्यालय तक पहुंचने और लोगों को बाहर निकालने से नहीं रोक पाएगी। उन्होंने आगे कहा कि वे खुद भाजपा लद्दाख कार्यालय पर पत्थरबाजी करने आएंगे और उन्होंने लद्दाख भर के लोगों से 24 सितंबर को लेह आकर हमला करने का आग्रह भी किया। और जैसे कि हमने कल देखा कि वाकई में प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ ने कैसे लेह लद्दाख को हिंसक आग में झोंक दिया। और ये सब हो जाने के तुरंत बाद सोनम वांगचुक ने भी अपनी अचानक से 15 दिनों बाद ये भूख हड़ताल तोड़ दी। सवाल है कि क्या यही मकसद था वांगचुक की भूख हड़ताल का? स्थानीय युवक को सरकार के खिलाफ भड़काना और हिंसा हो जाने के बाद शांति की अपील करते हुए हड़ताल को रोक देना। देखिए, जनता को लग सकता है कि मामला यहाँ लद्दाख के हित में है, तो क्यों केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही? पर दरअसल आपको बता दें कि लद्दाख को 6ठे अनुसूची में शामिल कर पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग तब मांगी जा रही है जब चीन से लगे बॉर्डर पर लगातार अग्रेशन चलता रहा है। अनुच्छेद 370 के हटने से पहले जम्मू कश्मीर के हालात हम सबने देखे। राज्य सरकार के जो भी प्रयास रहे, बावजूद भी कश्मीर मिलिटेंसी से सुलग रहा था। अंततः केंद्रीय हस्तक्षेप ही एकमात्र रिजॉर्ट के तौर पर देखा गया। नतीजन आज हालात बेहतर हैं। और बल्कि हमने तो द पैम्फलेट पर एक एक्सक्लूसिव लद्दाख की ग्राउंड रिपोर्ट कवरेज में आपको वहां के लोकल्स के कुछ बयान भी दिखाए थे, जिसमें वे केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाए जाने से अपने शहर में बढ़ते अवसर पर खुशी जता रहे थे। कश्मीर में केंद्रित सत्ता का विरोध लद्दाख से हमेशा से होता रहा था। प्रशासनिक भेदभाव के आरोप लगते रहे। केंद्र सरकार ने लद्दाख के इस समस्या को हल कर अलग प्रशासनिक इकाई बना दी। अब तो प्रशासनिक भेदभाव का झोल भी नहीं है, तो फिर क्या बाध्यता है? लद्दाख जो कि सीमावर्ती क्षेत्र है और भारत के सामरिक हित के लिए बेहद जरूरी भी, क्या चीन से बढ़ते टकराव के समय प्रशासनिक शक्तियां केंद्र से लेकर राज्य के हाथों में दे देना चीन के खिलाफ भारत के फर्म स्टैंड को कमजोर नहीं कर देगा? क्योंकि देखिए, सरकार जानती है कि ऐसे समय में क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे साथ लेकर चलना है। जरूरी है कि सामरिक हितों को सर्वोपरि रखा जाए, चाहे क्रिटिकल फ्रंट पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को या फिर कॉम्बैट में चीनियों की ईंट से ईंट बजाना हो। और वैसे भी यहाँ एक बात समझ नहीं आई कि जब वांगचुक के समर्थकों की लगातार वहां के एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से बातचीत हो रही थी, तो अचानक ये हिंसक प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ गई?
जी हाँ, कल देर रात गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज नोट के जरिए ये बात दोहराई और वे आगे ये भी लिखते हैं कि हायर अथॉरिटी से पुरानी बातचीत के चलते कई फैसले भी लिए गए, जैसे कि एसटी कोटा 45% से 84% बढ़ा, परिषदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मिला, बूटी और पुर्गी को आधारिक भाषा घोषित किया गया और 1800 सरकारी नौकरियों की भर्ती शुरू हुई। इसके अलावा केंद्र सरकार अभी 6 अक्टूबर 2025 को नई वार्ता बुलाने का ऐलान भी कर चुकी थी और अभी ये 25-26 सितंबर को ही लद्दाख के नेताओं के साथ एक सेपरेट मीटिंग भी आयोजित होनी थी। फिर ना जाने आखिर क्यों मीटिंग के एक दिन पहले ही सोनम वांगचुक के नेतृत्व में लद्दाख के युवाओं को ऐसे हिंसक क्रांति के लिए उकसाया गया। वैसे इसी के चलते होम मिनिस्ट्री ने अपने स्टेटमेंट में सोनम वांगचुक को हिंसक प्रदर्शन के लिए सीधा जिम्मेदार माना है और ये भी कहा है कि कैसे इस प्रदर्शन में युवाओं को शांत करने के बजाय वांगचुक तुरंत वहां से रफा दफा हो गए। देखिए, वैसे भी यहाँ सोनम वांगचुक को केवल एक कथित क्लाइमेट एक्टिविस्ट के रूप में देखना गलत ही होगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड इतना कंट्रोवर्शियल है कि आप भी बहुत छक्के रह जाएंगे। देखिए, मीडिया उन्हें 3 इडियट्स के रैंचो से जोड़कर पेश करती है, लेकिन असल में उनका इस फिल्म से कोई संबंध नहीं है। उनका परिवार बेहद प्रभावशाली रहा है। पिता सोनम वांग्याल जम्मू कश्मीर सरकार में कांग्रेस मंत्री थे। 1988 में उन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख शुरू किया, जिसके बाद से उनके लगभग हर प्रोजेक्ट को फोर्ड फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, रॉकफेलर, सोरोस और अन्य विदेशी संगठनों से फंड मिला। उनकी पत्नी रेबेका नॉर्मन अमेरिकी हैं, जिन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की और कई अमेरिकी फाउंडेशन से जुड़ी रही। शादी के बाद वांगचुक को बड़े पैमाने पर विदेशी समर्थन मिलने लगा, जैसे कि 2002 में वांगचुक को अशोका फेलोशिप मिली, जो कि स्कॉल फाउंडेशन, स्वॉप फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा फंडेड है। 2004 में कांग्रेस सरकार के दौरान उन्हें ले हिल काउंसिल की नीतियों के निर्माण में शामिल किया गया। उन्हें शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय परिषद में भी जगह मिली। डेनमार्क और दूसरे विदेशी एनजीओ से जुड़कर वे शिक्षा सुधार के नाम पर सक्रिय रहे और ये उसी दौरान की बात है जब 2008 में कांग्रेस ने चीन के साथ एक सीक्रेट एमओयू साइन किया था। 2000 के दशक से लेकर 2018 तक उन्हें लगातार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते रहे, ज्यादातर वही जिनका फंडिंग नेटवर्क फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर या CIA से जुड़ा हुआ माना जाता है। इन सब में सबसे बड़ा मैग्सेसे पुरस्कार 2018 भी शामिल है। उन्होंने पहले अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था, लेकिन बाद में विरोध करना शुरू कर दिया। उनकी बयानबाजी का इस्तेमाल तो पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ किया है। वैसे कुछ महीनों पहले ही सोनम वांगचुक अभी पाकिस्तान का दौरा करके आए थे। ब्रीथ पाकिस्तान नाम से इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज्ड एक कॉन्फ्रेंस का वे हिस्सा थे, जिसमें वे पाकिस्तान की मीडिया का उदाहरण देश के सामने रखते हुए कहते हैं कि सभी देश और इनफैक्ट भारत को भी पाकिस्तान की तरह पर्यावरण का चैंपियन बनना सीखना चाहिए। खैर, बाकी आपको बता दें कि वांगचुक की आई स्तूपा परियोजना को पश्चिमी मीडिया ने सराहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने उस पर सवाल उठाए। वैसे सोनम वांगचुक हिंदू विरोधी और मोदी विरोधी भी रहे हैं। मार्च 2024 में एनडीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में वांगचुक ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा ने लद्दाख को राम की तरह छोड़ दिया है, जो सीता को रावण से मुक्त करने के बाद उसे बाजार में बेचने जैसा है। ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए, मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। इसके अलावा उसने इसे लद्दाख को औद्योगिक और खनन लॉबी के हवाले करने से भी जोड़ा। दोस्तों, अब सवाल यही है कि लद्दाख की लड़ाई आखिर किसकी है? क्या यह वाकई में स्थानीय लोगों के विकास और अधिकारों की आवाज है, या फिर विदेशी फंडिंग, एनजीओ नेटवर्क और कांग्रेस की राजनीति का नया खेल? देखिए, लद्दाख कोई सामान्य इलाका नहीं है। यह भारत की सामरिक रीढ़ है, जहां से चीन बार बार सीमा पर आक्रामकता दिखाता है। ऐसे में यहां अस्थिरता पैदा करना किसके हित में है, यह जनता को गंभीरता से सोचना चाहिए। वांगचुक की भूख हड़ताल का अचानक हिंसा के बाद टूट जाना और उसके बाद जेनजी रेवोल्यूशन जैसा कैजुअल बयान देना, क्या ये सब केवल एक पब्लिसिटी है या सरकार पर दबाव बनाने का कोई नया ड्रामा, या फिर यह किसी बड़ी विदेशी पॉलिटिकल एजेंडा की तरफ इशारा करता है? ऊपर से कांग्रेस के 2 काउंसलर्स के हिंसा से जुड़े वीडियोस, अतीत के आरोप और वांगचुक के विवादास्पद विदेशी संगठनों से रिश्ते। यह तस्वीर और भी साफ करती है कि इस आग में सिर्फ आंतरिक राजनीति नहीं, बाहरी ताकतें भी घी डाल रही हैं।
और इसलिए अंतिम सवाल यही है कि लद्दाख की असली जंग विकास और सुरक्षा की है, लेकिन क्या इसे कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान, विदेशी फंडिंग और एक्टिविस्ट नैरेटिव की आड़ में किसी और के एजेंडा के लिए मोड़ा जा रहा है? दोस्तों, आप जरूर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।